नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम एक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का नाम है त्रिफला ज्योतिष। इस पुस्तक के लगभग 30 पन्ने हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं पेज नंबर 31 से 31 पेज है 31वां। इस पेज पर यहां देखिए लिखा है, अब अष्टमेश के विषय में कहते हैं। इसका मतलब हो गया कि अब हम एट्थ हाउस के बारे में और एट्थ लॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम देखें कि कुंडली का ये लगन है, लगन से गिनते हुए 8वां स्थान, तो कैसे गिनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हुआ एट्थ हाउस। और इसी हाउस का लॉर्ड जो होगा वो एट्थ लॉर्ड होगा, जिसे अष्टमेश कहा जाता है, मतलब अष्टम ईश। तो अष्टम का स्वामी ही अष्टमेश होता है, यानी इंग्लिश में बोलेंगे तो एट्थ लॉर्ड। यहाँ ये अष्टमेश के बारे में बता रहे हैं कि यदि अष्टमेश लग्नेश भी हो तो शुभ होता है। इसका क्या मीनिंग हुआ? जैसे अगर हम मेष लगन के चार्ट में देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहां बताया है कि अगर लग्नेश ही अष्टमेश भी हो, मेष लगन में लग्नेश कौन है? मंगल। और अष्टमेश कौन है? ये भी मंगल। तो कहते हैं कि यदि अष्टमेश लग्नेश भी हो तो शुभ होता है। तो ऐसे केस में लग्नेश क्योंकि अष्टमेश भी है तो ये शुभ हुआ। आगे लिखते हैं, जैसे मेष लगन में अष्टमेश के साथ लग्नेश होने से मंगल, जो एग्जाम्पल ऑलरेडी हम लिख लिए। अब आता है तुला लगन में, तो चलिए तुला लगन बना लेते हैं। 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ तुला लगन, तो लगन लॉर्ड कौन हुए? शुक्र। इसी तरह से एट्थ लॉर्ड भी कौन हुए? शुक्र। इसी के बारे में यह किताब में लिखा गया है, या तुला लगन में लग्नेश अष्टमेश शुक्र शुभ होता है। आगे लिखते हैं परंतु। अब ये किंतु परंतु क्या है, आगे पढ़ते हैं। परंतु जहां अष्टमाधिपति लग्नाधिपति न हो, यानी कि एट्थ का लॉर्ड, जहां पर एट्थ लॉर्ड लगन लॉर्ड नहीं है, वहां क्या करें? जैसे वृषभ लगन में बृहस्पति, तो पहले वृषभ लगन बना लेते हैं। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। जैसे वृषभ लगन में एट्थ लॉर्ड कौन है? बृहस्पति है। तो क्योंकि बृहस्पति यहां पर लगन लॉर्ड नहीं है, इसलिए ये अशुभ होंगे। यहां पर एट्थ लॉर्ड, क्योंकि ये लगन लॉर्ड नहीं है, इसलिए अशुभ हैं। इन दो केसेस में, मेष लगन में और तुला लगन में, शुक्र शुभ क्यों है और मंगल शुभ क्यों है? क्योंकि ये साथ साथ लग्नेश भी है। अगर ओ, कहने का अर्थ यह है कि अगर अष्टमेश एट्थ लॉर्ड लगन लॉर्ड भी है तो वह शुभ होगा। लेकिन अगर एट्थ लॉर्ड की दूसरी राशि लगन में नहीं है, किसी और स्थान पर है, तो उसको अशुभ मानना चाहिए। आगे देखिए क्या लिखते हैं।
यदि सूर्य या चंद्रमा अष्टमेश हो, तो सूर्य या चंद्रमा के बारे में इन्होंने कहा। तो सूर्य और चंद्रमा अष्टमेश कौन से लग्नों में बनेंगे, इसको हम चेक कर लेते हैं। यहां पर 4 नंबर राशि, 5, 6, 7, 8, 9, इसका मतलब धनु लगन में चंद्रमा अष्टमेश हुए। और 5, 6, 7, 8, 9, 10 मकर लगन में, मकर लगन में सूर्य अष्टमेश हुए। तो ऐसे में क्या लिखती है किताब में, क्या लिखा है, यदि सूर्य या चंद्रमा अष्टमेश हो तो यह पाप नहीं होता, शुभ ही होता है। इनके कहने का मतलब है सूर्य और चंद्रमा को 8th लॉर्ड होने का दोष नहीं लगता। आगे देखिए बुक क्या कहती है। यदि अष्टमेश नवमेश एक ही ग्रह हो तो वह खल होता है, दुष्ट या पाप होता है। अब ये किस केस में पॉसिबल है, ये पॉसिबल है केवल और केवल शनि के केस में, कि अगर अष्टमेश और नवमेश एक ही ग्रह हो तो ऐसे केस में यह ग्रह खल होता है। तो यहां देखिए इस चार्ट में, मिथुन लगन के इस चार्ट में 8th लॉर्ड शनि और 9th लॉर्ड भी शनि हुए। तो ऐसे में बुक कहती है, क्या कहते हैं ये, कि यह खल होता है। खल को यहाँ क्या बोला गया है, खल का मीनिंग दुष्ट या पाप होता है। खल, और मीनिंग दिया है दुष्ट या पाप। अगर कोई ये कहे कि अरे शनि तो 9th लॉर्ड है, ये तो भाग्य भाव के स्वामी हैं, भाग्येश हैं, भाग्य को वृद्धि करेंगे, ये होगा वो, नहीं, एक्चुअली ऐसे में शनि खल हो जाते हैं। बुक कहती है कि ऐसे में शनि खल हो गए। जैसे मिथुन लगन में शनि ही अष्टम और नवम का स्वामी है और यह पाप है। यहां अष्टमेश का निर्णय करना है किन स्थितियों में वह शुभ होता है और किन स्थितियों में पाप। कहते हैं पाराशरी सिद्धांत के अनुसार भाग्य स्थान या धर्म स्थान का जो व्यय यानी कि 12वां हुआ, नवम भाव से गिनने से 12वां स्थान अष्टम हुआ, उसका स्वामी शुभ नहीं होता, किंतु लग्नाधीश होने से यह दोष नहीं होता। कहते हैं यहाँ पर कि 8th हाउस को या 8th लॉर्ड को इतना बुरा क्यों माना गया है। कहते हैं कि भाग्य स्थान, नवम भाव भाग्य स्थान है, और अगर हम भाग्य स्थान से गिनती करना स्टार्ट करें तो कैसे होगा, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो जो कुंडली का 8वां भाव होता है वो एक्चुअली 9th हाउस का 12th है। और हम जानते हैं कि किसी भी स्थान का जो 12वां स्थान होता है वो व्यय भाव होता है। तो ये भाग्य का व्यय हो गया, इसीलिए 8th हाउस को अशुभ भाव कहा गया है और 8th लॉर्ड को भी अशुभ कहा गया। तो अगर हम ये देखें कि कोई ग्रह भाग्य स्थान का स्वामी है, जैसे शनि भाग्य स्थान का स्वामी है और यही शनि 8th लॉर्ड भी है,
तो ऐसे में इसको शुभ ना कहा जाएगा, बल्कि क्या कहा जाएगा? अशुभ कहा जाएगा। यही बात यहाँ बुक में समझाने की कोशिश की गई है। लेकिन क्योंकि लग्नेश को कभी भी ये दोष नहीं लगेगा, लग्नेश हमेशा शुभ होता है, तो अगर लग्नेश और अष्टमेश दोनों एक ही ग्रह हैं तो दोनों उस केस में, जैसे मेष लगन में और तुला लगन में, इनको शुभ माना जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं। आगे लिखते हैं, संजन रंजनी टीका के अनुसार किसी भाव का व्यायाधीश उस भाव का 12वें भाव का स्वामी है, वह तो नाश करता होता है। इस सिद्धांत को सब भावों पर लागू करना चाहिए। उदाहरण के लिए लग्नेश की दशा में धन का व्यय, द्वितेश की दशा में भाई बहन पराक्रम बल, तृतीय का व्यय, तृतीयेश की दशा में माता वाहन भू संपत्ति का व्यय, चतुर्थेश की दशा में पुत्र विद्या बुद्धि का व्यय, और पंचमेश की दशा में शत्रु रोग ऋण छठे भाव का व्यय, और षष्टेश की दशा में स्त्री काम सप्तम भाव का व्यय, सप्तमेश की दशा में आयु का व्यय, अष्टमेश की दशा में भाग्य का व्यय, नवमेश की दशा में पिता का व्यय, दशमेश की दशा में लाभ भाव का व्यय, एकादशेश की दशा में व्यय भोग शयन सुख का व्यय, और व्ययेश की दशा में शरीर का व्यय होता है। इस बात को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। तो आइए इसे एक चार्ट पे समझें। थोड़ा बड़ा चार्ट मैं बना रही हूं। यहां देखिए, इन्होंने कहा लग्नेश की दशा, तो लगन भाव माना ये लगन भाव है, और हमने कहा चलिए मेष लगन का ही चार्ट है, या मेष लगन ना लेके कोई, चलिए मेष लगन ही ले लेते हैं। और मेष लगन में मंगल की दशा शुरू हो गई, तो ये मंगल जो है लग्नेश है। लग्नेश जो है ये भाव, क्योंकि दूसरे भाव से 12वां है, दूसरे भाव से 12वां है, तो अगर लग्नेश की दशा आ रही है, आई है, शुरू हो गई है, तो किसका व्यय होगा? किसका व्यय होगा? पुस्तक क्या कहती है, देखिए। पुस्तक कहती है उस केस में लग्नेश की दशा में धन का व्यय होता है। धन का व्यय क्यों होता है? क्योंकि ये धन भाव से 12वां है ना, इसलिए धन का व्यय होता है। धन भाव से या कुटुंब भाव से 12वां होने के कारण धन का, कुटुंब का व्यय माना गया है। इसी तरह से अगर तृतीयेश की दशा, द्वितीयेश की दशा आ गई, तो तीसरे भाव के कारक तत्वों का व्यय होता है, क्योंकि तीसरा भाव तीसरा भाव क्योंकि तीसरा भाव भाई बहन पराक्रम आदि का होता है, तो अगर सेकंड लॉर्ड की दशा आती है तो वो किसका व्यय करती है? तीसरे भाव का व्यय करती है, क्योंकि सेकंड हाउस जो है वो थर्ड हाउस का 12th हाउस है। इसलिए ऐसे केस में जब द्वितीयेश की दशा आएगी, तो वो अपने से अगले यानी कि पराक्रम भाव के कारक तत्वों का नाश करेगी। नाश करेगी यानी कि उसमें कमी कर देगी, व्यय कर देगी। इसी तरह से अगर थर्ड लॉर्ड की दशा आती है, तो वो फोर्थ हाउस के कारक तत्वों में कमी कर देगा, उनका व्यय कर देगा।
अगर फोर्थ लॉर्ड की दशा आती है तो वो फिफ्थ हाउस के कारक तत्वों में व्यय कर देगा। इसी तरह से अगर फिफ्थ हाउस की आती है तो अब इनके कारक तत्वों के बारे में यहां पर बताया गया है कि जो भी कारक तत्व होते हैं उस भाव के, उनका व्यय हो जाता है उससे अगले भाव के। जैसे यहां पर लास्ट में लिखा है कि अगर व्ययेश की दशा आए, व्ययेश की दशा आए तो प्रथम भाव का व्यय होता है। ठीक है, तो यहाँ व्ययेश क्या है, यानी कि ट्वेल्थ लॉर्ड, ट्वेल्थ लॉर्ड की दशा आने पर शरीर का व्यय होता है। आई होप ये वाली बात आप लोगों को इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ आ गई होगी। आगे देखते हैं। साथ ही प्रत्येक स्थान से उसका अष्टमाधिप उस भाव के लिए अच्छा नहीं है, यह भी नियम लागू करना चाहिए। यानी कि हर भाव का कोई ना कोई तो अष्टम भाव होगा, उसको भी एक बार देख लेते हैं। जैसे हमने कहा कि लगन का अष्टम ये है एट्थ हाउस, तो अगर हम देखें कि हर हाउस का कोई ना कोई अष्टम हो सकता है ना, कि जैसे ये हमारी संतान का या शिक्षा का भाव है पंचम भाव, ठीक, तो इसका अष्टम कौन सा होगा, इसका अष्टम ट्वेल्थ हाउस होगा। फिफ्थ हाउस का अष्टम ट्वेल्थ हाउस हुआ। अगर हम कहें हमारे सुखों का अष्टम कौन सा है, तो फोर्थ हाउस का अष्टम इलेवेंथ हाउस होता है। अगर हम कहें हमारे कर्म स्थान यानी कि टेंथ हाउस का अष्टम कौन सा है, तो ये फिफ्थ हाउस होता है। तो इसी तरह से हम हर हाउस का कोई ना कोई तो अष्टमेश बनेगा ना, अष्टम भाव होगा, उसका लॉर्ड उसका अष्टम कहलाएगा। देखिए यहाँ लिखा है साथ ही प्रत्येक स्थान से उसका अष्टमाधिप उस भाव के लिए अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है, क्योंकि हम जानते ही हैं कि कुंडली का आठवां भाव अशुभ भाव होता है। तो इसी तरह से अगर एक और चीज इसको समझने के लिए एक और चीज समझिए कि जैसे हमने कहा कि ये भाव हमारी संतान का भाव है, तो संतान के भाव से आठवां भाव, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, ये भाव संतान के लिए अच्छा नहीं है, अशुभ है। इसी चीज को अगर हम दूसरे रिश्तों पे समझे, जैसे ये मेरे छोटे भाई बहनों का भाव है, तो छोटे भाई बहनों से अष्टम यानी कि ये भाव, ये इनका अष्टम हो गया। यानी कि छोटे भाई बहनों के लिए अगर मैं कष्ट देखूंगी, परेशानियां देखूं, यानी कि अशुभता को जांचूं, तो मैं अपनी ही कुंडली में दशम भाव से अपने छोटे भाई बहनों के कष्ट को देख सकती हूँ। इसी तरह से अगर मैं अपने बड़े भाई बहन, क्योंकि वो हम कहाँ से देखते हैं, इलेवेंथ हाउस से देखते हैं, तो यहां से अष्टम देखें तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, तो हम यहां से बड़े भाई बहनों का कष्ट देख सकते हैं। या फिर क्योंकि बड़े भाई बहनों के लिए अशुभता का भाव ये होगा, जैसे मेरे लिए मेरी अशुभता का भाव यहां से है, एट्थ हाउस है, ऐसे ही मेरी ही कुंडली में मेरे बड़े भाई बहनों के लिए अशुभता, मेरी संतान के लिए अशुभता, मेरी माँ के लिए अशुभता कहाँ से देखा जाएगा, वो यहां से देखा जाएगा। इसको मैं इस एरो से दिखा देती हूँ। मैं अगर पिता को 10वें भाव से मान रही हूं, तो मेरे पिता के लिए अशुभता को मैं फिफ्थ हाउस से देखूंगी। मेरे गुरु के लिए मैं अशुभता को कहां से देखूंगी, तो काउंट कर सकते हैं हम, यहां से देखेंगे। तो इस तरह से हर भाव का अष्टम भाव उस भाव के लिए अशुभ होता है। ठीक है, और ये भी आप जानते हैं कि देखिए हर भाव में, हर भाव के जो कारक तत्व होते हैं,
भावों के जब हम कारक तत्व देखते हैं तो तीन तरह के कारक हमें मिलते हैं। एक होते हैं जीव कारक, एक होते हैं धातु कारक, और एक होते हैं मूल कारक। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको भावों के कारकों को जब बताऊंगी तो ये खुल के बताऊंगी कि जीव कारक, धातु कारक और मूल कारक क्या होंगे। बस अभी यहाँ पर ये समझ लीजिए कि जीव कारक वो हैं जिनमें जीवन है, और हमारे सगे संबंधियों को यहाँ पर इसमें माना जाएगा। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं किताब को। किताब आगे कहती है कि उदाहरण के लिए पंचम स्थान के लिए पंचम से अष्टम अर्थात लगन से 12वां भाव का स्वामी अच्छा नहीं है। लाभ के लिए लाभ से अष्टम अर्थात छठे भाव का स्वामी अच्छा नहीं है। किंतु मिथुन लगन के लिए यदि पंचम का विचार कर रहे हो तो पंचम का मालिक शुक्र ही पंचम से अष्टम का मालिक हो जाएगा, इसलिए पुत्र भाव के लिए अशुभ नहीं होगा। ये एक एक्सेप्शन है, इसको हम अच्छे से कुंडली पे समझने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं कि मिथुन लगन, तो एक मिथुन लगन हम तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे पंचम भाव का स्वामी फिफ्थ लॉर्ड कौन हुआ? शुक्र। और फिफ्थ हाउस से एट्थ कौन सा हाउस होता है? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दोनों भावेश सेम हो गए। तो अगर हम कहें कि फिफ्थ हाउस का कष्ट कहां पर है, कहां पर है? एट्थ हाउस, उससे एट्थ यानी कि ट्वेल्थ हाउस में है। लेकिन यहां पर क्या हुआ? लॉर्डशिप सेम है। ये स्वामी भी, फिफ्थ लॉर्ड भी कौन है? शुक्र है, और ट्वेल्थ लॉर्ड भी शुक्र है। तो यहां पर इस बुक में बताया गया है कि कुछ एक्सेप्शंस भी तो होंगे। तो क्या कर कहना चाहिए कि मिथुन लगन के लिए ये नियम नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे संतान भाव का स्वामी और उससे 8वें स्थान का स्वामी सेम है, तो उसके लिए अतः पुत्र भाव के लिए अशुभ नहीं होगा। इसी तरह से आप धनु लगन का विचार कीजिए। आगे चलिए, धनु लगन के लिए बना लेते हैं चार्ट। अब एक धनु लगन में देखते हैं 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पर भी देखिए फिफ्थ लॉर्ड कौन है? मंगल है। और ट्वेल्थ लॉर्ड कौन है? ये भी मंगल है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि फिफ्थ हाउस का अष्टम, एट्थ, ट्वेल्थ हाउस होता है और ये अशुभ होगा, तो यहां पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों का स्वामित्व एक ही ग्रह को है, अतः ये शुभ हो गया। बुक आगे क्या कहती है? अशुभ नहीं होगा। अब इसी तरह से आगे इन्होंने कहा अष्टमाधिपति का विवेचन करते हुए लोमश मुनि कहते हैं कि, एक श्लोक दिया हुआ है, इसका अर्थ आगे दिया है। तुला लगन और मेष लगन को अष्टमेश का दोष नहीं होता, वृश्चिक और वृषभ लगन वालों को षष्ठेश का दोष नहीं होता। इसी तरह से इसको और अच्छे से समझने के लिए एक चार्ट और बना लेते हैं। जैसे यहां हमने पहले एग्जाम्पल्स लिखते हुए ये देखा था कि मंगल मेष लगन और तुला लगन वालों में, क्योंकि लगन लॉर्ड और एर्थ लॉर्ड यहाँ पे मंगल थे मेष लगन में, और तुला लगन में लगन लॉर्ड और एर्थ लॉर्ड शुक्र थे, क्योंकि ये लॉर्डशिप सेम थी तो इसलिए ये अशुभ फलदायक नहीं थे। इसी तरह से अब यहां पर कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि अगर वृषभ लगन है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। इसी तरह से यहाँ पर एक और इन्होंने बताया है वृश्चिक लगन।
तो वृश्चिक लगन ले लेते हैं। तो 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7। हमेशा ये कहा जाता है कि सिक्स लॉर्ड अशुभ है, ठीक है। लेकिन यहाँ वृषभ लगन में सिक्स्थ लॉर्ड लगन लॉर्ड भी है। जिस तरह से जब अष्टमेश और लग्नेश एक ही ग्रह थे तो वो अशुभ नहीं हुए, इसी तरह से अगर षष्टेश और लग्नेश एक ही ग्रह हो तो वो अशुभ नहीं रहते, बल्कि क्या हो जाते हैं, शुभ हो जाते हैं। यहाँ पे लगन लॉर्ड और सिक्स लॉर्ड दोनों ही शुक्र हैं, इसलिए ये शुभ है। इसी तरह से वृश्चिक लगन में बताया है कि यहाँ पर सिक्स्थ लॉर्ड और लगन लॉर्ड दोनों ही मंगल हैं, इसलिए शुभ हैं। आगे किताब क्या कह रही है? श्री 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 विनायक शास्त्री जी कहते हैं कि यह पापतम अष्टमाधिपत्य दोष का भी लग्नेश परिहार करता है, तो षष्टत्व का या केंद्रत्व के दोष को भी दूर करेगा, क्योंकि षष्टेश तत्व या केंद्रत्व का दोष अष्टमेश के दोष से अल्प है। यहां पर ये बता रहे हैं कि जब कुंडली के देखिए सबसे बुरे भाव को, बुरा भाव कौन सा कहा गया है? 8th हाउस कहा गया है। तो यहाँ विनायक शास्त्री जी कह रहे हैं कि जब लग्नेश अष्टमेश सेम हो जाते हैं तो अष्टमेश को दोष नहीं लग रहा, तो लग्नेश और षष्टेश, षष्टेश सिक्स्थ हाउस तो 8th हाउस से कम अशुभ है, तो इसकी अशुभता क्यों नहीं दूर हो रही? लग्नेश और अष्टमेश जब एक ही ग्रह बनता है तो ये शुभ हो गए, तो इसी तरह लग्नेश और षष्टेश भी तो शुभता को प्राप्त होने चाहिए। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि जब लग्नेश और षष्टेश एक ही ग्रह हो जाता है तो उनमें कोई पाप तत्व नहीं रहता। यदि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी एक ही ग्रह हो तो योग कारक होता है। इस सिद्धांत के अनुसार लग्नेश योग कारक होने के कारण, क्योंकि वह केंद्र और त्रिकोण भी है, त्रिकोणेशु से भी शुभतर है। अब देखिए इन्होंने और भी सुंदर बात कह दी है कि क्यों ऐसा होता है। हम लोग पढ़ रहे हैं 8th लॉर्ड, उस केस देखिए 6th लॉर्ड और 8th लॉर्ड उस केस में शुभ हो जाता है जब वो लगन लॉर्ड के साथ सिमिलैरिटी ले लेता है, यानी कि लगन लॉर्ड और 6th लॉर्ड सेम हो और लगन लॉर्ड और 8th लॉर्ड सेम हो, तो यह कंडीशन शुभता कहलाती है। अब ऐसा क्यों कहा है कि ये शुभ है? उन्होंने कहा कि क्योंकि जो लगन है ना, लगन लगन त्रिकोण भी है और लगन केंद्र भी है। जिस प्रकार एक ही ग्रह को अगर लगन और त्रिकोण दोनों का स्वामित्व मिल जाए, त्रिकोण दोनों का स्वामित्व मिल जाए, तो कहते हैं कि वो योग कारक हो गया, और योग कारक ग्रह हमेशा ही शुभ होगा। तो इसी तरह से अगर लगन को त्रिकोण और केंद्र दोनों का स्वामित्व मिला हुआ है, डबल लॉर्डशिप मिली हुई है, तो क्या लगन, लगन तो सबसे ज्यादा पवित्र हो गया, तो इससे संबंध रखने वाले हाउसेस तो और पवित्र हो गए। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर लगन लॉर्ड और 8th लॉर्ड सेम प्लैनेट है तो दोनों शुभ हैं। इसी तरह से लगन लॉर्ड और 6th लॉर्ड अगर सेम प्लैनेट है तो ये भी शुभ कंडीशन मानी जानी चाहिए, और मानी भी जाती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अष्टमेश के दोष का निराकरण करता है। त्रिकोणेश यदि अष्टमेश हो और तो वह अष्टमेश होने को के दोष को दूर नहीं करता। अब यहां पर देखिए क्या कहा है कि त्रिकोणेश यदि अष्टमेश हो तो वह अष्टमेश होने के दोष को दूर नहीं करता। ये वाली कंडीशन केवल योग कारक, क्योंकि लग्नेश है उसकी वजह से तो हुआ, लग्नेश होने से अष्टमेश
यहाँ पर लग्नेश और अष्टमेश सेम थे, इसलिए ये शुभता आई है। लेकिन एक और लाइन में इन्होंने ये कहा है कि एक और चीज है, इस चीज को भी ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी ऐसी कंडीशन बन जाती है कि यहाँ पे माना 10 नंबर राशि है और यहाँ पर भी 11 नंबर राशि है, और यहाँ पर माना 10 नंबर राशि है और यहाँ 11 नंबर राशि है। ऐसे में ये फिफ्थ लॉर्ड है शनि यहाँ, और सेम शनि यहाँ सिक्स्थ लॉर्ड है। यहाँ पे शनि नाइन्थ लॉर्ड है और यहाँ पे शनि एट्थ लॉर्ड है। इस कंडीशन में शनि को शुभ नहीं कहेंगे, केवल उस कंडीशन में कहेंगे जब सिक्स्थ लॉर्ड लगन लॉर्ड भी है। जब सिक्स्थ लॉर्ड एट्थ लॉर्ड लगन लॉर्ड भी है, केवल तब कहेंगे, ना कि इन कंडीशंस में। यही बात यहाँ पर इन्होंने कही है कि इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। यहाँ देखिए, नीचे पढ़ रहे हैं। अब इस सिद्धांत से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? कुंभ लगन वाली कुंडलियों में, चलिए कुंभ लगन बना देते हैं। कुंभ लगन 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुंभ लगन वाली कुंडलियों में पंचमेश, षष्टे षष्ट षटमेश षष्टमेश। तो पंचमेश कौन है यहाँ पर? बुध है, फिफ्थ लॉर्ड। और एट्थ लॉर्ड कौन है? ये भी बुध है, बुध। तो बुध जो है यहाँ पर पंचमेश होकर तो शुभ हो गए, और एट्थ लॉर्ड होकर अशुभ हो गए। तो चलिए आगे जाने क्या कहना चाहते हैं। बुध हैं लेकिन दोष सहित होते हैं। तो वही बात बता रहे हैं कि ये यहाँ पर शुभ है, ये अशुभ है, लेकिन क्योंकि ये अष्टमेश भी हैं इसलिए ये शुभ नहीं है, बल्कि क्या है? अशुभ है। आगे लिखते हैं कि सिंह लगन में। तो चलिए सिंह लगन को बनाएं। सिंह लगन बना दिया। 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 और 4। सिंह लगन में अष्टमाधिपति बृहस्पति भी दोष युक्त हैं। यहाँ पे देखिए बृहस्पति की लॉर्डशिप, एक तो एट्थ लॉर्ड है और एक फिफ्थ लॉर्ड है। तो इस केस में भी बृहस्पति अशुभ ही माने जाएंगे। आगे देखें। मिथुन लगन में अष्टम और नवम का स्वामी शनि पाप है। ये एग्जाम्पल हम ऑलरेडी यहाँ पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ये देखिए ये वाला, ठीक है। पंडित राम यतन ओझा जी यह विशेष कहते हैं कि, अब पंडित राम यतन ओझा जी का अपना एक मत है जो यहाँ देखते हैं। अष्टमाधिप यदि त्रिकोणेश होकर अष्टम में ही स्थित हो तो शुभ है। अब ये बात आ गई यहाँ, ये अब इन्होंने बता दिया कि अशुभता ये वाली कब खत्म होगी। इसी चार्ट में बना देते हैं इसको, इनको जहां जहां अशुभ हमने देखा है, ठीक है। अब ये कहा कि यहाँ पे शनि अशुभ है, और लेकिन शनि अगर यहीं विराजमान हो गए तब ये अष्टम भाव अशुभ नहीं रहा। इसी तरह से बुध महाराज अगर यहीं पे एट्थ हाउस में ही बैठ गए तब ये अशुभता नहीं हुई। लेकिन गुरु महाराज भी यहीं बैठ गए, अपने ही घर में अपने ही राशि में आ गए, तब ये अशुभता खत्म हो जाती है। तो पंडित राम यतन ओझा जी ने क्या कहा कि अष्टमाधिप यदि त्रिकोणेश होकर अष्टम में ही स्थित हो तो बहुत शुभ है। अन्य ग्रह तो अष्टमाधिपति होकर अन्य भाव के स्वामी भी होते हैं, किंतु धनु और मकर इन दो कुंडलियों में चंद्र और सूर्य क्रमशः अष्टम के ही मालिक होते हैं। तो इनके विषय में क्या व्यवस्था अन्य टीकाकारों ने की है?
आगे इनके बारे में संजन रंजनी कार लिखते हैं कि सूर्य और चंद्रमा का अष्टमेश होने का दोष नहीं कह होता। इस कथन का एतवा मात्र अभिप्राय है कि ग्रहों के समान अष्टमेश होने का महान दोष सूर्य और चंद्रमा को नहीं है, किंतु अति मंदतर दोष तो होता ही है। यह गुरु आज्ञा है। उन्होंने कहा कि क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दो महान ग्रह हैं, तो इन पे ये दोष नहीं लगना चाहिए। लेकिन फिर आगे एक लाइन लिख दी है कि कुछ ना कुछ अल्प दोष तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि यह गुरु आज्ञा यानी कि संप्रदाय सिद्ध है। जब हर ग्रह को लग रहा है तो इन्हें क्यों नहीं लग रहा? हो सकता है पूर्ण दोष ना लगे, लेकिन यहां लिखते हैं कि अल्प दोष तो लगता ही है। इसके बारे में श्री विनायक शास्त्री जी क्या कहते हैं? सूर्य और चंद्रमा को अष्टमेश होने से अल्प दोष होता ही है। इस कारण यह भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए या यह नहीं समझना चाहिए कि अष्टमेश होने से सूर्य और चंद्रमा शुभ हो जाते हैं। ठीक है, समझ आया? कि कुछ ज्योतिषियों का ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि अष्टमेश अगर सूर्य या चंद्रमा बनते हैं तो उनको दोष नहीं लगेगा। उनको दोष लगता है, लेकिन अल्प दोष लगता है। कैसा दोष लगता है? अल्प दोष। इसी तरह से आगे लिखा है कि लग्नेश षष्ठेश भी हो तो थोड़ा दोष रहता ही है। इसी प्रकार सूर्य की त्रिपट या आय का स्वामी होने से अल्प दोष होता है। चंद्रमा को भी केंद्राधिपत्य दोष भी अल्प होता है। तो कहते हैं कि हाँ, सूर्य और चंद्रमा भी दोषों का दोषों में घिर से घिर जाते हैं, यानी कि अल्प दोष इन्हें भी अष्टमेश होने का लग जाता है, षष्टेश होने का भी लग जाता है। ठीक है, तो इसको हमें मानना चाहिए। पंडित राम यतन जी ओझा कहते हैं कि देखा गया है कि सूर्य या चंद्रमा अष्टमेश की दशा में बहुतों की भाग्यहानि, मारक कलेश आदि होते हैं। इसलिए यह पक्ष आदरणीय नहीं है कि सूर्य या चंद्रमा को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। यहाँ पे कुछ पंडितों ने लिखा है, जैसे पंडित राम यतन जी ओझा जी कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारी कुंडलियों पे ऐसा प्रैक्टिकली देखा है कि जब सूर्य और चंद्रमा की अष्टमेश, ये अष्टमेश है और दशा आ गई, तो मान हानि हुई है, भाग्य हानि हुई है, मारक भी हुए हैं, कलेश भी आया है लाइफ में। तो ऐसा कहना ये ठीक नहीं है कि सूर्य या चंद्रमा को अष्टमेश होने का। ये इन्होंने अपने प्रैक्टिकल ग्राउंड पे कहा है कि प्रैक्टिकली इन्होंने ऐसा देखा है। इससे यही अर्थ करना चाहिए कि सूर्य यदि अष्टम में सिंह का हो या चंद्रमा यदि कर्क का अष्टम में हो तो अष्टमेश का दोष नहीं होता। तो इसका मतलब ये मानना चाहिए कि यहाँ पे अगर धनु लगन है और धनु लगन में यहाँ चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा यहीं बैठ गए, इसी तरह से मकर लगन है और यहाँ पे सूर्य की राशि है और सूर्य यहीं पर विराजमान हो गए हैं, तब यह दोष नहीं लगेगा, अन्यथा दोष लगेगा ही लगेगा। आशा है अष्टमेश से रिलेटेड ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और बहुत सारी कंफ्यूजन होते हैं एक्चुअली, अष्टमेश को ये नहीं होता, अष्टमेश को वो नहीं होता, षष्टेश को ऐसे नहीं। तो आशा है ये जो बुक हम पढ़ रहे हैं, त्रिफला ज्योतिष, इस बुक में ये जो छोटी छोटी सी बातें ज्योतिष के नियमों से संबंधित दी गई हैं, ये आपको अच्छी लग रही होंगी और ये सब फलित करने में सहायता करेंगी। ठीक है, बहुत सारी कुंडलियां ऐसी होती हैं जहां पे कंफ्यूजन हो जाता है, अरे इसके फल अच्छे ही, अरे नहीं अच्छे मिलेंगे फल, नहीं नहीं बहुत बुरे फल मिलेंगे। तो कहाँ बुरे फल मिलने चाहिए, कहाँ अच्छे फल मिलने चाहिए, इसका फैसला करने से पहले हमें नियमों को बहुत गहराई से जांचने की जरूरत है। आशा है वीडियो अच्छी लगी, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सबसे बड़ी बात है कि अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो कमेंट करें, जिससे हम आपस में बातचीत करके कमेंट्स के थ्रू इस चीज को और अच्छे से समझ सकें। धन्यवाद।